सीधी सी बात है, आपको सत्ता आपको 272 पे मिलती है, आप 300 की बात कीजिए, 350 तक की भी बात कीजिए, मगर जब आप 400 पार की बात करते हैं तो 400 पार की बात सिर्फ एक ही कारण से की जाती है कि भाई आपको संविधान बदलना है, अन्यथा आपको 400 पार की बात करने की जरूरत ही क्यों है। तो सबसे पहले तो इस तर्क से उनकी बात खारिज होती है, क्योंकि 400 पार का नारा मोदी जी ने ही दिया था। अब वो चुनावी समय में यदि ये कहते हैं कि नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, तो मोदी जी से बिल्कुल पूछना चाहिए, यदि आप संविधान नहीं बदलेंगे तो आपने 400 पार का नारा क्यों दिया। मोदी जी बोलेंगे आके संसद के पास सर नवाए थे, पता लगा संसद ही बदल दिया, दूसरा संसद बन गया। तो देखिए संविधान बदलने की अगर इतना ही मोदी जी गंभीर हैं, तो कंगना रनावत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र, इधर आज देखा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में हो रहा है कि हम संविधान बदलेंगे, तो आपने उनका टिकट क्यों नहीं काटा? आपने पनिश क्यों नहीं किया? बाबा साहब हिंदुत्व के खिलाफ थे, और आप ये जो पूरा भाषण इतना खतरनाक है, ये अधिकारों के लिए संघर्ष कर दे, और क्या करेंगे? कर्तव्य तो बाद में जोड़े गए, और वो कर्तव्य भी वो नहीं है जो ये इन्होंने कर्तव्य पथ बना दिया राजपथ को। ये अधिकारों पर हमला, मतलब आर्टिकल 15A पे हमला। मोदी जी जो कह रहे हैं या जो उनके मन में चल रहा है उसमें अंतर है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बिना संविधान को बदले ही उन्होंने बहुत सा काम कर डाला है जो असंवैधानिक है। उन्हें संविधान बदले बिना ही उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया, निर्बल कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। सच में पीएम मोदी संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है? अपनी पार्टी आरएसएस और संविधान में बदलाव के जो उनका दीर्घकालीन एजेंडा उसके साथ वो नहीं है? संभवतः ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर ये संकेत दिया है कि उनके दीर्घकालीन एजेंडे में जो है वो इस तरह के बदलाव जो है वो है। हाल ही में कर्नाटक में खुद उनके एक सांसद ने, अनंत हेगड़े का बयान आप लोगों को याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि आप हमें 400 से ज्यादा सीट उनको क्यों चाहिए, ताकि संविधान में बदलाव हो सके, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सके। और ये हटाने के लिए उनको जो है लोगों से, भाजपा को ज्यादा संख्या में सीटें दिलवाने का वो आग्रह कर रहे थे। तो ये एक है। उसके अलावा भी 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने राजस्थान में ही ब्रह्म कुमारी का जो वो है संगठन, उसको संबोधित करते हुए कहा था कि 75 साल तक हम सिर्फ कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, अब अधिकारों की बात करते रहे हैं, अब समय आ गया है कि हमें अधिकारों की बात करनी चाहिए, या अधिकारों की बात होनी चाहिए। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि चाहे 370 हो, नागरिकता कानून हो, और ये सारे जो मसले हैं, ये सारे जो है उनके दीर्घकालीन एजेंडे का हिस्सा रहे, जिनको उन्होंने एक एक करके पूरा किया। और इसके लिए वो अपने दावे भी करते हैं कि हमने जो वादा किया, हमने जो कहा वो कर रहे हैं, जिसमें समान नागरिकता बिल जो है उसकी भी बात होती है। ये तमाम तरह की चीजें जिसको कि वो एक एंडोर्स भी करते हैं अपने उसके तरह से। तो ये सारी चीजें हैं, हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बीच में हम वो एक वीडियो क्लिप है वो भी सुनेंगे, और उसके बाद हम आज इन सारी चीजों पर है कि सवाल ये है कि मोदी की जो तीसरी पारी है वो नागरिकता अधिकारों को खत्म करने की तैयारी है क्या, और क्या भाजपा और मोदी देश के संवैधानिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। इन सब पे आज हम अपने प्रबुद्ध पैनल से इस पर बात करेंगे। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं। उसके पहले हम ये भी अनुरोध करेंगे कि वो वीडियो क्लिप अगर संभव हो तो दिखा दें। हमारे साथ आज प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, कनुप्रिया है, और हमारे साथ संजीव चंदन जी स्त्रीकाल के संपादक। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले एक बार वो हम वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि आजादी के बाद के 75 वर्षों में हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक बुराई सबके भीतर घर कर गई है। ये बुराई है
अपने कर्तव्यों से विमुख होना, अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि न रखना, बीते 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात करते रहे, अधिकारों के लिए झगड़ते रहे, जूझते रहे, समय भी खपाते रहे। अधिकार की बात कुछ हद तक, कुछ समय के लिए किसी एक परिस्थिति में सही हो सकती है, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल जाना, इस बात ने भारत को कमजोर रोकने। हम प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर के पास चलते हैं और ये सबसे पहला सवाल यही है कि क्या जो है जिस तरह से डिफेंसिव होकर के 2 दिन पहले राजस्थान में मोदी जी ने कहा कि बाबा साहब खुद भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते, तब जबकि तमाम तरह के जो है कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा जो संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने या मतलब एक लाइन भी है कि मतलब ज्यादा इस पूरे वक्त में मोदी रिजीम में जिस तरह से संवैधानिक संशोधन किए गए उसमें लोगों को वल्नरेबल बनाया गया है ज्यादा और स्टेट को पावरफुल बनाया गया है। स्टेट वर्सेस पीपल के तहत जो बात होती है उसमें हमें मतलब ये है कि स्टेट जो है वो पावरफुल है और लोग वल्नरेबल हैं, उनको और ज्यादा वल्नरेबल हुए। तो इस तरह की चीजें, तो ऐसे में आप इस बयान को, मोदी जी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं और क्या ये जो लोगों की चिंताएं हैं वो उन तक पहुंची है और उसके लिए डिफेंसिव वो हो रहे, लेकिन जो असल एजेंडा है वो ज्यों का त्यों है? एक तो ये है कि आपने बाबा साहब की जन्म जयंती पर यह आयोजन रखा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपके स्त्री काल चैनल के माध्यम से मैं सभी मित्रों को बाबा साहब की जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब को सादर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं या जो उनके मन में चल रहा है उसमें अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बिना संविधान को बदले ही उन्होंने बहुत सा काम कर डाला है जो असंवैधानिक है। उन्हें संविधान बदले बिना ही उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया, निर्बल कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया और एक तरह से वो संविधान के प्रमुख बनते नजर आ रहे हैं। अध्यक्षीय प्रणाली की तरह वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह काम कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। इसलिए विपक्षी नेताओं के द्वारा और जो बुद्धिजीवियों के द्वारा, अम्बेडकरवादियों के द्वारा और तमाम मानवतावादियों के द्वारा और आप जैसे सब मित्रों के द्वारा जो शंका उठाई जा रही है वो वाजिब है। हाँ, ये सही बात है कि जो वो नारा दे रहे हैं कि 400 बार, अब की बार 400 पार। अरे भाई, सत्ता में आने के लिए आपको 252 सीटों से ही काम चल जाएगा या आपको पूर्ण बहुमत से ही काम चल जाएगा, लेकिन आपको इतनी सीटें ही क्यों चाहिए? ये शंका जाहिर करता है, साफ तौर पर बता रहा है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है और आपके एजेंडे बहुत खतरनाक किस्म के हैं। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं, देखिए वो अपने नारों में जो जिस तरह से व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करते हैं वो हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, सरकार की गारंटी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। और व्यक्ति की गारंटी का संविधान के तहत कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति जो है संविधान की शपथ लेता है, संविधान के तरह प्रधानमंत्री की गारंटी ये है, ये भाजपा की गारंटी है, सत्ता की गारंटी है, सरकार की गारंटी है। शपथ लेने के बाद तो वो भाजपा के भी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनकी शब्दावली बहुत खतरनाक किस्म की होती है। इसको हम सब समझते हैं, किस तरह से वो शब्दों का खेल खेलते हैं हम सभी जानते हैं। देखिए, उन्हें तीसरी बार क्यों चाहिए? बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर रतनलाल जी यहाँ हैं और वो इसको बहुत ढंग से समझते हैं। मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं, जो भी चीज कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। देखिए, हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, लेकिन फिर भी सारे हिंदू प्रतीक छा गए हैं। आपसे नहीं, पहले से ही, माने बिना हिंदू राष्ट्र घोषित किए हुए सारा, किसी भी पार्क में जानकी जी का मंदिर बना लीजिए, हनुमान जी का मंदिर बना लीजिए, कहीं भी कुछ कर लीजिए, यदि कोई गुरुद्वारा बनाए, बुद्ध विहार बनाए,
या कोई जाकर के मस्जिद बनाए तो बनाने देंगे? सारा का सारा खेल जो है वो बिना संविधान को बदले, बिना हिंदू राष्ट्र घोषित किए हुए हो सकता है। तो हिंदू राष्ट्र को एजेंडे में लेकर के ये तो बिल्कुल सीधे तौर पे दिख रहा है। राम राज्य लाने का मतलब ही ये है। अभी मैं आज देख रहा था कि उन्होंने कहा, योगी जी कह रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब जेलों में जगह नहीं होगी लोगों की, अब सीधे उनको जहन्नम भेजा जाएगा। मतलब संविधान तो दरकिनार हो ही गया। जब मुख्यमंत्री अपने स्तर पर ही जहन्नुम भेजने का काम करेंगे तो संविधान के तहत जो निकाय बने हैं, न्याय व्यवस्था में, उनको समाप्त कर दो। क्या मतलब हुआ? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री बाबा साहब की जयंती के पहले कह रहा है अपनी सभाओं में, चुनावी सभाओं में जोर और दमखम के साथ कह रहा है कि अब जो भी किसी तरह का अपराध करेगा उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, जहन्नम भेजा जाएगा। ये तानाशाही की भाषा है, ये राजतंत्र की भाषा है, जहां उससे निकला हुआ शब्द ही महत्वपूर्ण होता है। हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं आपके इस बहाने से, तो बाबा साहब ने अमेरिकी संविधान का उदाहरण देते हुए साफ तौर पर कहा था कि जब जॉर्ज वाशिंगटन को दूसरी बार चुनने का मौका आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हैं और ना हमें होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। लेकिन बहुत मन मनोबल के बाद वो दूसरी बार के लिए तैयार हुए, चुने गए। तीसरी बार जब लोगों ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं तीसरी बार भी चुना जा सकता हूं, लेकिन अब मैं चुनाव में नहीं रहूंगा क्योंकि ये लोकतंत्र व्यवस्था के विरुद्ध है। और यहाँ अब की बार तीसरी बार भी मांगा जा रहा है। साफ तौर पर ये तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के मंसूबे को, माने ये मोदी के सपनों को साकार करने का है, आरएसएस के सपनों को साकार करने का मतलब है। भारत के सपनों का कोई मतलब नहीं, युवाओं के सपनों का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, बाबा साहब के बताए हुए लोकतंत्र के खतरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उनको हम सब महसूस कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी की गारंटी का मतलब कुछ नहीं है। भारत सरकार की गारंटी हो, यदि ज्यादा ही उनको लग रहा है तो वो जाकर के बयान दें, पूरी तरह से लिखित में दें कि यदि ऐसा हुआ तो मुझसे त्यागपत्र ले लिया जाए, क्योंकि शंका बढ़ गई है, वो वाजिब शंका लग रही है। संविधान पर संकट है, देश पर जो है जिस तरह से एक व्यक्ति की राजभक्ति छा गई है, जिनको अवतार बता करके पूजा जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा बड़ी खतरनाक है। जब मोदी जी तो बच्चे रहे होंगे जब बाबा साहब ने ये कहा था, वो जिनके लिए कहा था वो साफ समझ रहे थे कि लोकतंत्र में व्यक्तिवाद का, व्यक्ति पूजा का कोई महत्व नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में यदि आप किसी को पूजने लगेंगे फिर आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, उसकी कमियां नहीं गिना सकते। ये आगा हम उसी दौर में पहुंच गए हैं। बाबा साहब ने किसी और के लिए यह शब्द कहे थे और बिल्कुल वास्तविक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कहे थे, जिसको हम साकार होते हुए देख रहे हैं। मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, सरकार के विरोध में बोलने का मतलब है देश के विरोध में बोलना। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये इशारे ही नहीं, साफ तौर पर घोषणा की जा रही है कि हम इस देश को किस दिशा में ले जाएंगे। माने उस दिशा में ले जाने वाले हैं जहां संवैधानिक संस्थाओं का कोई मूल्य नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मैं अब संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, थोड़ा और जो है मैं इस बयान के संदर्भ में आपसे समझना चाहूंगी जो मोदी जी ने दिया है। ये बयान, क्या बाबा साहब जो है उनके रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए संविधान में नहीं बदलाव की गारंटी देना, वो भी डिफेंसिव होकर के, क्योंकि अब जबकि कोई और मुद्दा, जैसे उनको अब एक डर तो बैठ ही गया, लग रहा है कि जो केंद्रीय इसमें लोकतंत्र पे खतरे मैनिफेस्टो कांग्रेस, अभी आरजेडी ने भी जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, उसमें भी फोकस है। तो यानी तमाम पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टी जो भी है, वो सभी इन मोदी सरकार, भाजपा के इस खतरे के प्रति लोगों तक वो ले गई है, वो एजेंडा में उसको किया, नैरेटिव में उसको लेकर आया है, सेट किया, और अब वो लोगों के बीच में जो है एक चिंता की वजह है। तो डिफेंस, तो इसको किस तरह से, क्या बाबा साहब के रेफरेंस से जो वो कहना चाह रहे हैं उसमें वो कितना अपनी राजनीति साध रहे हैं और कितना बाबा साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं? बाबा साहब का ये कहना कैसे इस देश की संविधान को और मजबूत करता है, जनता को मजबूत करता है, जनता को ताकत देता है, तब जबकि ये यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए ये अपने तमाम बदलाव जो वो कर चुके हैं उसके डिफेंस में आकर के इसका इस्तेमाल करें, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे?
नहीं, देखिए ये भाषण तो माउंट आबू का है, और उन्होंने जो राजस्थान में भी कहा बाबा साहब को, मैं राजस्थान वाले आश्वासन पर ज्यादा फोकस बिल्कुल, इन दोनों को मिलाकर इनकी चालाकी को भी समझना चाहिए। हाँ। और वो चालाकी ये है कि ये बाबा साहब का रेफरेंस दे रहे हैं कि बाबा साहब संविधान नहीं बदल सकते, ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है क्योंकि संविधान में ही प्रावधान है कि समय समय जनता के और समय के अनुरूप जो है संशोधन होते हैं और हुए हैं। सवाल मूल भावना का है। और ये जो माउंट आबू वाला भाषण है, तमाम लोगों को सुनाना चाहिए। इस भाषण के दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी उपस्थित थे। और उस भाषण के दौरान ये जो कह रहे हैं कि अधिकार करते हुए हम पिछले 75 साल में हमने जो समय गंवा दिए, और भी भाषण में क्या क्या, इस पर हमने एक और वीडियो किया था। ये लोग और भी बातें कर रहे हैं, इधर ना मामा वाला भाव, ये तो दिन भर मामा मामा अहम अहम की ही बात करते हैं। जो नहीं, सर ने कहा कि मोदी की गारंटी, तो बेसिकली इन्होंने अधिकार, इनका इरादा देखिए, अब तक मोहन भागवत बोलते रहे या दूसरे लोग बोलते रहे हैं, छोटे ये सांसद बोलते रहे, ये पीएम का भाषण ऐसा है जो अधिकार पर हमला कर रहा है, मौलिक अधिकार पे हमला कर रहा है, जिसके जरिए आरक्षण मिला है, आर्टिकल 15। ये जनता के बीच में है, ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि मुख्य एजेंडा इनका ये है, मुख्य इरादा ये है। अपने बचाव में ये जिन बाबा साहब का नाम ले रहे हैं वो गलत तौर पे, बाबा साहब को तो इन्होंने पंचतीर्थ बना दिया, बगल में उनके गीता थमा दिया, क्या क्या नहीं किया है। बाबा साहब को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेने की कोशिश इनकी हुई है, लेकिन हो नहीं रहा, हो पा रही है। मोदी जी चाहे जितनी दुहाई दे दें, इस बार लोगों के बीच में ये है कि ये संविधान बदलेंगे। और ये भी लोगों उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत भी हमने की है, कांग्रेस सरकार ने नहीं की है। बिल्कुल ठीक है, तो वही तो ये करते हैं, ये संविधान दिवस मना रहे हैं, वही तो आज का शीर्षक भी है, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, पंचतीर्थ बना रहे हैं, और पूरे एजेंडे को, बाबा साहब हिंदुत्व के खिलाफ थे। और आप ये जो पूरा भाषण इतना खतरनाक है, ये अधिकारों के लिए संघर्ष कर दे, और क्या करेंगे? कर्तव्य तो बाद में जोड़े गए, और वो कर्तव्य भी वो नहीं है जो ये इन्होंने कर्तव्य पथ बना दिया राजपथ को। ये अधिकारों पर हमला, मतलब आर्टिकल 15A पे हमला। 6 अधिकार हैं, बोलने का अधिकार है, आपको धार्मिक प्रैक्टिस का अधिकार है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वो रहा है, उस पर बाबा साहब का नोट ऑफ डिसेंट था, बाद में जब फाइनल हुआ तो वो आ गया था धार्मिक प्रैक्टिस का। वो चाहते थे एब्सोल्यूट राइट ना मिले। एक बार बता देते हैं, हाँ एक बार बता दें संजीव जी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो मुख्य अधिकारों के। इन्हीं अधिकारों ने तो दलितों को ताकत दी, वंचितों को ताकत दी, महिलाओं को ताकत दी। ये अधिकार ही तो मूल है। तो बाबा साहब ये भी कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा बिना बदले हुए, वो ये बात ये चेताते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई ऐसा शासक आता है या ऐसी कोई विचारधारा आती है जो लगातार मूल भावना के खिलाफ काम करती है, एग्जीक्यूटिव और विधायिका यदि लगातार मूल भावना के खिलाफ काम करेगी तो संविधान अपने आप बदल जाएगा। तो ये तो यही कर रहे हैं 10 साल से, आगे भी यही करेंगे। लोगों को चेताने की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है लोग जागरूक हो गए, इसलिए हाँफ रहे हैं। इसीलिए न सिर्फ राजस्थान में बल्कि नागपुर के बगल में रामटेक में भी ये यही कहते रहे कि भाई हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन बात अब कोई सुन नहीं रहा है। 19 तारीख को वो जो पूरे इलाके में चुनाव है, वहां बड़ी मुश्किल हो रही है। गडकरी को घर घर पैदल दौड़ना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई है। उनका विकास का एजेंडा इधर। तो लोगों को यह एहसास हो गया है कि संविधान बदलेंगे। इस भाषण को घर घर पहुंचा देना चाहिए कि यही मेन एजेंडा इनका है। ये अधिकारों को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे और दूसरे अधिकार खत्म करेंगे। मनोरमा जी, तो मतलब कि ये आश्वासन या रेफरेंस बाबा साहब का देते हुए भी संविधान के जो है वो, मतलब जो इनका एजेंडा उसको पूरा करने के लिए रेफरेंस भी है। हम अब प्रोफेसर रतन लाल जी के पास आते हैं और उनकी प्रतिक्रिया इस पर कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। ये इस तमाम, और खास तौर पे तब जब क्या वो इसको इंडिया गठबंधन कांग्रेस की एक जीत मानते हैं कि अब प्रधानमंत्री जो है मोदी की गारंटी की जगह संविधान को अक्षुण्ण रखने की गारंटी पर उतर आए हैं। ये चलिए, शुक्रिया आप सभी का, और बाबा साहब की जयंती की बधाई। मतलब स्नेही साहब और संजीव जी ने सब कुछ कह ही दिया है, अब कुछ ज्यादा कहने के लिए
बसता नहीं है। लेकिन अगर आप आरएसएस, बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि उससे कुछ संविधान पे बात होगी, क्वालिटी पे बात होगी, तो उसी तरीके से है जैसे बिल्ली को बोलिए कि दही की रखवाली कर लीजिए। उसी तरह का। और बेशक नेता लोग बेशक। अब समझ रहे हैं ये बात। आप देखेंगे 10 साल से वो लगातार कह रहे हैं कि मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, मैं इनका नस-नस जानते हैं। ये बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। और ये भी कह रहा हूँ जितना बाहुबली बने हुए हैं, एक बार सरकार से हटेंगे ना, सब कहाँ-कहाँ छुप जाएँगे आपको पता भी नहीं लगेगा। या बेशक अपना रंग बेशक। बदल लें। रंग बदल लेंगे, जो दुम जो है ना, पूँछ जो रंगे हुए हैं अभी, दिखेगा उसमें फिर 3 कलर दिखने लगेगा। सवाल ये है कि मोदी साहब का आज घोषणा पत्र आया और घोषणा पत्र में अच्छा कह ही दिया स्नेही साहब ने, गारंटी है व्यक्ति विशेष, मतलब संगठन, देश, राष्ट्र, सरकार से भी ऊपर हो गया है व्यक्ति। उस और 24 जो कहते हैं उसमें इदम ना मैंने, ममा, हाँ, और 24 जो कहते हैं उन्होंने इदम दिया ना है विश्वासा। गारंटी, मोदी की गारंटी, उसमें उठा के देख लीजिए, एक जगह भी आरक्षण, सोशल जस्टिस, एक वर्ड भी कहीं नजर आ रहा है उसमें? कहीं नहीं। तो ये स्पष्ट है कि अब पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि भाई ये संविधान, पॉलिटिकल पार्टीज में आजकल पढ़ने लिखने की परंपरा कम हो गई, तो इसीलिए थोड़ा-सा समझने में टाइम लगता है। लेकिन जो लोग इतिहास जानते हैं इनका, जब संविधान लागू हुआ था 4 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में इनका लेख छपा था कि इस संविधान को हम नहीं मानते हैं। तो इनसे उम्मीद किया, जो भी मोदी जी बोलेंगे, आके संसद के पास सर नवाए थे, पता लगा संसद ही बदल दिया, दूसरा संसद बन गया। तो देखिए, संविधान बदलने की अगर इतना ही मोदी जी गंभीर हैं, तो कंगना रनावत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, इधर आज देखा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में हो रहा है कि हम संविधान बदलेंगे, तो आपने उनका टिकट क्यों नहीं काटा? आपने पनिश क्यों नहीं किया? तो ये आरएसएस के ना 100 सहस्त्र मुँह है ना? एक कुछ और बोलेगा, एक कुछ और बोलेगा, उल्टा भी बोलेगा, इधर कुछ और। अब देख लीजिए ना, बाबरी मस्जिद के समय ही विश्व हिंदू परिषद बहुत एक्टिव था, तो 100 कुछ गोल-मोल फँसा के रखता है। और अब मैंने मोदी जी का भाषण सुना, एकदम सही आरएसएस की ट्रेनिंग है उनकी। एकदम गोल-मोल जो है ना, नीले गगन, पीले पुष्प, है ना? मतलब तरह-तरह के लच्छेदार भाषा में फँसा के रखना, यही आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ भी बोलो तो इतना तबीयत से उसमें शहद लगा के बोलो कि लोगों को लगे कि सच ही बोल रहा है। तो ये तो स्पष्ट है ना कि जब इतने साधु कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, संविधान बदलेंगे, हेगड़े ने कहा कि संविधान किसी पे कोई एक्शन हुआ? किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, संविधान, मैं तो बार-बार इस बात को रिपीटेडली कह रहा हूँ कि संविधान बदलने की हो सकता है कि औपचारिक घोषणा न हो। स्नेही साहब ने जैसा इशारा किया। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि भाई, कानून की नज़र में तो सब समान है। प्रशासन की नज़र में समान है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएँ काम कर रही हैं, आप सोचो, भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहा है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, तो उसको डिफंक्ट करा दिया जाएगा, हो तो गया, और क्या चाहिए? थाने में हम जाएँगे कंप्लेन लिखाने, तो मेरा कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा, अब फर्जी केस में मुझे फँसा के जेल भेजा जा सकता है। यही तो है। संविधान बदलने की घोषणा करना ज़रूरी थोड़ी, बिना घोषणा किए हुए ही उसके प्रावधानों को डिफंक्ट कर दीजिए। इस तरह से कर दीजिए कि वो कोई फंक्शनल नहीं हो। तो आप जाइए, आरएसएस, बीजेपी के लोग अगर हैं, तो हर जगह सुनवाई होगी। पर्ची कुंजी लिख के, पर्ची लिख के जो है आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। ठीक है? और अगर नहीं आप उसके विरोधी विचारधारा के हैं, तो आपको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। यही तो संविधान बदलना है, और क्या है? इलेक्शन के समय में ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देना, ये क्या फेयर गेम है? डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हम एक विचार मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी ये है कि हम सब अलग-अलग विचार मानते हैं और तब भी एक साथ रहते हैं। ये है डेमोक्रेसी। तो मोटा-मोटी लबो-लुआब ये है कि आप ये समझिए कि आरएसएस ने एक तरीके से इंडियन रिपब्लिक को हाईजैक कर लिया, कब्जा कर लिया। इसीलिए बार-बार हमारे जैसे लोग बार-बार ये कहते हैं कि ये कोई तीसरा मोर्चा कुछ नहीं है, सीधा आमने-सामने इंडिया इंडिया की लड़ाई है, अपना वोट बर्बाद मत करो। बर्बाद मत करो, सीधा बीजेपी को हराने के लिए जो गठबंधन जहां मजबूत है, वहां पे वोट दो, इसको हराओ। और नहीं तो
जो जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर तमाम में एक डिफरेंसेस थे, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट वो सब एग्री थे इस बात को लेकर कि भारत को एक मॉडर्न रिपब्लिक बनाना है। मॉडर्न रिपब्लिक बनाना है। संविधान क्या है? किताब है। वो लागू करने वाले जो एजेंसी हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि संविधान अपने आप लागू थोड़ी होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कितना कंडीशनिंग कर रहे हैं सिटीजन को। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात बार-बार डॉक्टर अंबेडकर ने की है। तो ये है कि इनका कुछ नहीं है। इस संविधान बाबा साहब ने वही 25 नवंबर वाले भाषण में कहा था कि इसी सिस्टम का उपयोग करते हुए यहाँ तानाशाह पैदा हो सकता है, जो इन संस्थाओं को ध्वस्त कर देगा। वो बातें सही साबित हो रही है। और खास तौर से बार-बार मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कई बार कहा है कि अंबेडकरवादियों और समाजवादियों के कंधे पर, दलित पिछड़ों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आ रहा है और संविधान बदला जा रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन इनको क्या समझ सर, नहीं आ रहा। एक और चीज थोड़ा सा और चाह रही हूँ कि थोड़ा और आगे की थोड़ा और बात करें कि क्या मोदी को यही इसी संविधान के उस डर ने उनको थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं किया है, थोड़ा सा सचेत नहीं किया कि वो ऐसे इस देश पे जो है शासन नहीं कर सकते? अभी के बयान से क्या ये संकेत मिलते हैं? नहीं, ये सब देखिए लीला है। इसको हम लीला बोलते हैं, लीला। अच्छा, बाल लीला है, ये मोदी लीला है। 5 साल में आपको संविधान बाबा साहब कहीं सुना है? अभी चुनाव है, वोट लेना है और अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन दलितों के लिए इमोशनल चीज है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं कहते भावना नहीं रखिए, तर्क लाइए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और बीजेपी के खिलाफ जो हो रहा है उसको वोट कीजिए। नहीं तो जितना ही साहब लोग बंडी पहन के बैठे हुए हैं ना, जो मिडिल क्लास तैयार हुआ है 40, 50, 60 साल में, जो मिडिल क्लास तैयार हुआ दलितों का, उन सब का जो ना बीपी शुगर सबका ठीक हो जाएगा, सब नौकरी खत्म हो जाएगा। बोलो चलो खेत में काम करो, तो जितना बीपी शुगर मोटापा इतना सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए आलतू फालतू कहीं वोट बर्बाद नहीं करना है। सीधा इंडिया अलायंस को वोट दो और उसको हरवाओ पहले, बाद में देखेंगे क्या होना नहीं होना। जी ठीक है, चलिए तो हम कनुप्रिया के पास आते हैं। कनुप्रिया, आप इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? तमाम जो अभी मोदी के ये 2 साल पहले जो उन्होंने कहा था, कर्तव्यों की तरफ जो जोर देने की बात कह रहे थे, और अब जो आश्वासन दे रहे हैं कि ये किसी भी तरह का बदलाव हम नहीं करेंगे, और इसके बीच में आपको क्या ये पूरे विपक्ष की जो एक कांस्टेंट फाइट रही थी वो आपको सही दिशा में जाती हुई दिख रही है, और उसका ये आउटकम दिख रहा है कि अब वो संविधान को लेकर के उसके बदलाव और जो लोकतांत्रिक ढांचे, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पे प्रहार की बात या उसे कमजोर करने के आरोप जो उन पे लगते रहे, उसको लेकर वो इस कदर डिफेंसिव हुए हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? और ये आप इसको अच्छा संकेत मानती हैं इंडिया गठबंधन के लिए? मेरी आवाज आ रही है मनोरमा? हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर साहब ने बेहद तार्किक तरीके से उन्होंने एक बात कही है कि यदि आपको संविधान नहीं बदलना है तो आपको 400 पार जाने की क्यों जरूरत है। तो सीधी सी बात है, आपको सत्ता आपको 272 पे मिलती है, आप 300 की बात कीजिए, 350 तक की भी बात कीजिए, मगर जब आप 400 पार की बात करते हैं तो 400 पार की बात सिर्फ एक ही कारण से की जाती है कि भाई आपको संविधान बदलना है, अन्यथा आपको 400 पार की बात करने की जरूरत ही क्यों है। तो सबसे पहले तो इस तर्क से उनकी बात खारिज होती है, क्योंकि 400 पार का नारा मोदी जी ने ही दिया था। अब वो चुनावी समय में यदि ये कहते हैं कि नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, तो मोदी जी से बिल्कुल पूछना चाहिए, यदि आप संविधान नहीं बदलेंगे तो आपने 400 पार का नारा क्यों दिया। दूसरी बात ये सभी लोगों ने कहा, जो कि सही है, कि संविधान बदलने की भी जरूरत का है। आपने एक इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा आप एक विधेयक लेकर आए, वो आज 7 साल बाद कोर्ट ने उसको असंवैधानिक साबित कर दिया। उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप दोबारा 2019 के अंदर आप सत्ता में आए, उससे जितने भी रिसोर्सेज के थ्रू, क्या 2019 का पूरा चुनाव भी बाद में असंवैधानिक साबित नहीं किया जा सकेगा? अब आप सीएए एनआरसी आपने लागू किया है, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि सीएए एनआरसी संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो आप लगातार जिस तरह के नियम आप लेकर आए हैं और फिर हिंदू राष्ट्र की बात करना, ये अपने आप में असंवैधानिक है।
आगे अब आपने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी इस तरह की डिबेट होनी पड़ेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो संवैधानिक मूल्यों और संविधान की भावना के कितने अनुरूप है या नहीं अनुरूप है। आप उसको संसद में किस तरीके से पारित करवा देते हैं, मगर वास्तव में वो संवैधानिक है या नहीं है। तो ये तो मोदी जी खुद अपनी जुबान से बोल चुके हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो। तो चुनाव के समय में जो है वो लगातार झूठ बोलते हैं, लेकिन इससे वही बिल्कुल बात साबित है कि 400 पार यदि आपने कहा है तो इसका मतलब ये है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं। और जो बाबा साहब की एक आखिरी भाषण की बात बार बार होती है जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप क्रीड ओवर कंट्री नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी पंथ, कोई भी धर्म जो है वो देश से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की बात होती है। फिर वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर भक्ति का एक स्वभाव है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन होते रहे हैं, भक्ति की एक भावना लोगों में रही है, लेकिन हीरो वर्शिपिंग और भक्ति जो है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए देश में, अन्यथा यहाँ पर तानाशाही आ सकती है। अब आप देखिए मोदी जी तो खुद ही बोलते रहते हैं कि आप पूरी सरकार की गारंटी नहीं है, बीजेपी की गारंटी नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटी है। तो आप कहीं ना कहीं जो एक ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है, और ये संवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर एक बात उन्होंने कही थी कि भाई आपके संविधान के अंदर जो लिबर्टी है वो तभी बची रह सकेगी जब आपकी क्वालिटी बच के रहती है, जब आपकी फ्रैटर्निटी यानी आपका समता, समानता, बंधुत्व, ये विचार जब तक नहीं रहेगा, ये जब तक समाज में, जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। तो यदि आप नहीं तो कोई एक वर्ग जो है वो किसी दूसरे वर्ग पर इस उदार लोकतंत्र में भी काबिज हो जाएगा। तो बहुत सारी सावधानियां रखने के लिए बाबा साहब खुद ही कह के गए हैं। ये बात कहना कि बाबा साहब खुद आके चाहे नहीं बदले, बाबा साहब ने खुद ने कहा था कि संविधान एक डॉक्यूमेंट है, ये एक किताब है, ये अपने आप को नहीं बचा सकता है। यदि ये देश अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो ये संविधान अच्छा साबित होगा, और यदि देश बुरे लोगों के हाथों में होगा तो ये संविधान में ही वो सारे तरीके निकाले जा सकते हैं जिससे जो देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो अभी हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, किस तरह जुडिशरी पर प्रेशर है, किस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रेशर है। आप लोगों का खान पान तक निर्धारित कर रहे हैं, आप लोगों का पहनावा निर्धारित कर रहे हैं, और मीडिया की जो इंडिपेंडेंसी है वो तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज बहुत हद तक हो चुकी है। तो संविधान वही बात है कि अब सिर्फ संविधान को ये 400 पार ला के उसके अंदर सेकुलरिज्म हटा दें, उसमें बंधुत्व हटा दें, उसको हिंदू राष्ट्र साबित कर दें, वो सब न लिखे जाने के बावजूद भी बहुत सारे काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। मनोरमा जी, हाँ, आपने वो मतलब इंडिया गठबंधन के संदर्भ में कि क्या उन्होंने एक अच्छी जो है इतने दिनों में मतलब विचारधारा और उसके स्तर पे एक सही वो दिया है, दिशा दिया, आखिर वो कामयाब हुए हैं उसको यहाँ पर लाने में, इसको आप मतलब यहाँ ये भी मैंने पूछा था आपसे। मुझे लगता है कि ये काम बीजेपी वालों ने खुद ने किया। उन्होंने खुद के नेताओं ने जाके बोल दिया कि हम 400 पार लाएंगे तो संविधान बदलेंगे। उसके बाद तो सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं कि रिएक्शंस आए हैं, पर असल बात उनके मुंह से खुद निकल गई है। ठीक है, हाँ, वापस फिर से प्रोफेसर स्नेही सर के पास आते हैं। और ठीक है, मोदी जी ने ये कहा, लेकिन उसके साथ मतलब इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी है कि लगातार जब हम देखते हैं उनके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जुडिशरी पे प्रेशर देख रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया है उनके चयन की, उनके चुनाव की, उसको जिस तरह से डाइल्यूट किया गया है और उसको सरकार के उसमें पाले में किया गया है, यहाँ तक कि एक विपक्ष का नेता रखा गया, वो भी बहुत सही ढंग से उस पर अपनी राय नहीं दे पाए थे, जो उन्होंने कहा भी जो तृणमूल के सांसद थे। तो मतलब ये वो चुनाव आयुक्त जिससे कभी मतलब जिसका उदाहरण दिया जाता था टीएन शेषन के समय में, अभी बिल्कुल एक सरकार के उसके तरह से वो काम कर रहे हैं, सरकार के एक अलग डिपार्टमेंट की तरह से वो काम कर रहे हैं चुनाव आयुक्त और जो है उसकी पूरी मशीनरी। तो हम ये देख रहे हैं कि इन गारंटियों के बावजूद
जो तमाम तरह के उनके अभी के कदम रहे हैं वो सब उसी तरह के हैं जिसमें स्टेट ज्यादा पावरफुल बन रहा है। तो इसमें इसके क्या मायने रह जाते हैं, उनके इस आश्वासन के क्या मायने रह जाते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा, अभी हमारे साथी डॉक्टर रतनलाल जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बातों को बयान कर दिया है। जो भी थोड़ी बहुत मैंने पर्दादारी की थी, उन्होंने साफ तौर पर उसको स्पष्ट कर दिया है कि अब यदि हमें सचमुच में अपने देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को बचाना है, तो बाबा साहब के सपनों का या नेहरू के सपनों का या हमारे जो पूर्वजों का जो सपना था, एक आधुनिक भारत का निर्माण, साइंटिफिक टेम्परामेंट इंडिया के नागरिकों का निर्माण, वो तो अब होने वाला नहीं है। 10 सालों में ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि इसमें नागरिक तो तैयार किए ही नहीं जा सकते, केवल भक्त तैयार किए जा सकते हैं। नागरिक तैयार होंगे तो वो अपने अधिकारों को मांगेंगे, और भक्त केवल दास भावना में रहता है, जो भगवान दे देंगे वही है, और भगवान कोई होता नहीं है, और होता है तो वो गढ़ा जाता है। तो अपना भगवान गढ़ लिया गया है, उन्हें पता है कि हमारा भगवान हमने किस लिए गढ़ा है भक्तों ने, तो उनकी पूर्ति तो होगी। लेकिन ये देश जो है भगवान भरोसे या किसी शास्त्र या किसी गीता है उसके सहारे नहीं चलने वाला है। तो ये असल बात यह है कि अब नागरिकों को सचेत होना पड़ेगा, जिनको जो भक्तों में बदल दिए गए हैं, जो एक तरह से दास भाव में बदल दिए गए हैं, और एक तरह से जो हमारे तमाम जो नेता हैं विपक्षी दल के, उसमें हमारे दलित सांसद भी हैं सारी पार्टियों के, मैं इसको नहीं मानता हूं। तो वो सब किस तरह से शरणम गच्छामि पड़े हुए हैं छोटे छोटे मोह के लिए। तो अब असल बात यह है कि जब नागरिकों के अधिकार ही नहीं रहेंगे तो सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं रहेंगे। केवल भक्त आप थाली बजाते रहिए, जो इशारा हो भगवान का उसको करते रहिए, और भगवान पर भरोसा करिए। कुछ कहने की अवस्था है नहीं, जो वो करेंगे उनके लिए, भक्तों के लिए अच्छा ही करेंगे। तो ये यहाँ के जो 10-15% लोग हैं, खाए अघाए लोग, वो जो है उनका सपनों का भारत तो बन रहा है। पहले से ही था, क्योंकि धन संपत्ति, व्यापार, सब कुछ उनके पास था। सामंत जो थे, रजवाड़े थे, वो भी किसी ना किसी तरह से कन्वर्ट होकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समाविष्ट हो गए थे, और वो लोकतांत्रिक होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भाजपा का अभ्युदय हुआ, सत्ता मिली, वो सारे के सारे वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। माने जिन्होंने कांग्रेस के समय जो जाके राजे रजवाड़े अपने राज्याधिकारों की, अपनी संपत्ति की, अपने सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हुए थे, वो सारे के सारे खिसक के सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि आखिरकार उन राजे रजवाड़ों के जो वंशज हैं, उनके अंदर तो राजतंत्र मौजूद ही है। उनके वंशजों के अभी भी राजतिलक होते हैं परंपराओं में। जब भी उनका कोई वो आता है तो बाकायदा राजतिलक होता है, दशहरे के दिन हथियारों का प्रदर्शन होता है। तो एक तरह से माहौल तो यही है। माने देखिए, मोदी जी या आरएसएस को ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा। इस देश में राजतंत्र के मूल्य पहले से ही मौजूद हैं, और प्रजा को बना करके, चूंकि हजारों वर्ष तक प्रजा बना करके रखा गया है, तो माहौल तो पहले से मौजूद था, बस इशारा भर करना था। तो थोड़ा धक्का दिया और सारे भाव जागृत हो गए। सबके सब जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो सत्ता में पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन में और भागेंगे, ये सारे के सारे अपने उन्हीं मूल्यों को स्थापित करने के लिए हैं। और वो मूल्य कौन से हैं? राजतंत्रात्मक, सामंतशाही, तानाशाही, लोकशाही से इन्हें कोई मतलब रहा नहीं है। तो ये एक बड़ा भयावह खतरा है कि सारे के सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जितनी भी। अब बताइए, मुझे लग रहा है कि यही दौर रहा तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक हो जाएगी। जैसे अमेरिका वगैरह में और कनाडा में ये कहा जा रहा है, यूरोप में, कि भाई प्रवासियों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है कि हम लोग अल्पसंख्यक हुए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो बहाव चल रहा है, जिस तरह से लोग भाग रहे हैं भाजपा के लिए, तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है अल्पसंख्यक हो जाएगी। सारा काम यही लोग करेंगे। और बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय हमारे साथी जी ने कि दलितों के और ओबीसी के कंधों पर बैठ करके जो है तानाशाही चल रही है, और हमारे ही कंधों पर, जैसे राष्ट्रपति जी को बिठा दिया गया है। प्रतीकात्मक है, लेकिन उनको अधिकार, उनका सम्मान, इससे कोई मतलब नहीं है। किस तरह से सम्मान देना है, क्या करना है, वो संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्र की प्रमुख हैं। कम से कम संसदीय प्रणाली में उनके बिना हस्ताक्षर के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी बिना आमद के नई पार्लियामेंट हो जाती है,
उनका इतना बड़ा एजेंडा हो जाता है सेट। तो ये सारे के सारे मसले हैं जिनको जनता देख रही है। तो अब हमें ये देखना है कि सचमुच में हम भारतीय नागरिक बन रहे हैं या नागरिक के रूप में हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं कि नहीं सचेत हैं। जब अधिकार, अब बताइए, दलित जो है 80 करोड़ जो है गरीबों को अन्न दिया जा रहा है, 5 साल और बढ़ाया जा रहा है। अब ये नागरिक नहीं है, ये प्रजा है। ये जो राजा के अन्न पर निर्भर है, ये प्रजा है। अरे भाई ठीक है भाई, अब देखिए इतने लोगों को भूखा रखा है और उनको डिपेंड, क्या हमने मत आपको इसके लिए दिया था कि आप 1-2 हजार रुपए हमें दे दीजिए, हमें आटे दाल का इंतजाम कर दीजिए? ठीक है, एक दल के सदस्य ने ठीक ही कहा है कि भाई हम सरकार को इसलिए चुनते हैं कि हमारे भी कुछ सपने हैं। हमने जो इस देश में शिक्षा प्राप्त की है, हमने जो अहमियत प्राप्त की है, हमने जो ओहदा प्राप्त किया है, उसका देश के लिए उपयोग हो। हमारे माता पिता के कुछ सपने हैं, पेट भरने का काम तो जानवर भी कर रहे हैं बिना किसी का दिए लिए। तो ये जो गारंटी है कि हम करेंगे, भाई ये सब बेकार की चीज है। नागरिकों को नागरिक अधिकार दीजिए। अब 80 करोड़ लोग जो भूखे पेट हैं सरकारी आंकड़ों में, उनसे कहिएगा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। भूखा आदमी क्या कर्तव्य पालन करेगा? अरे भाई, उसका जब आपने जीविका का साधन ही छीन लिया है, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, स्वातंत्र जो है, सब प्रकार की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। हमारे बोलने पर, हमारे चलने पर, हमारे खाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भाई मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, लखनऊ में हम लोग तलाश के परेशान हो जा रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है यदि कोई नॉन वेज की दुकान खोल रहा है तो बड़ी परेशानी है। मतलब जो शाकाहारी है मेरी दृष्टि में इस देश में कम है, लेकिन वो हावी हो गए हैं। माने जो खाने पीने का अधिकार है, हमारी हंडी में क्या पकेगा ये सरकार निर्धारित कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी भयावह स्थिति है, चाहे सावन का महीना हो, चाहे कोई हो, तो क्या हो रहा है? मतलब देखिए हमारे अधिकार किस तरह, खाने पीने तक का अधिकार छीना जा रहा है। हम अपने आज मेरा मन है कि हम अच्छा खाएं पिएं, लेकिन अच्छा मार्केट में मिलना नहीं है। जो एक तथाकथित उच्च जातियों का जो एजेंडा है कि हम ये खाते हैं वही तुम्हें खाना पड़ेगा, तो ये मजबूरी बताइए किस तरह से बनाया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत घोर संकट है, और यदि हम नहीं जागे तो सचमुच में ठीक ही कहा कि ये जो हम लोग थोड़ा बहुत बड़े थे कांग्रेस के समय, उनके बच्चों पर संकट आ गया है। और निश्चय ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है, नई पीढ़ी पर है, भारत के लोगों पर है, दलित बुद्धिजीवियों पर, अम्बेडकरवादियों पर, आप जैसे सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस देश को बचाया जाए। देश को बचाने का मतलब तभी बचेगा जब इस तरह की सांप्रदायिक ताकतों को, तानाशाहों को हम सत्ता से च्युत करेंगे। बिना इनको पृथक किए हुए देश में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, इसका वातावरण बड़ी मुश्किल से निर्मित होगा। सब कुछ हम अपने पड़ोसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो 75 साल में हमने रहना सीख लिया था, हम दलितों के साथ रह रहे थे, ब्राह्मणों के साथ रह रहे थे, ठाकुरों के साथ रह रहे थे, रहने का अभ्यास हम करने लगे थे, सभी लोग करने लगे थे। उस अभ्यास को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। ये बड़ी साजिश है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार और ऐसे लोगों को जो देश के नागरिकों को ही एक दूसरे के प्रति खिलाफ खड़ा कर दें, हम किसी और देश के लिए नहीं, हम अपने पड़ोसी से लड़ने को तैयार हैं। हमें एक तरह से एक अघोषित युद्ध में बदल रहा है माहौल, तो इससे बचाना बहुत जरूरी है। और तभी बचेगा, यही मौका है, ये जो मौका आया है 1 जून तक का जो मौका हमें मिला है, इसमें यदि हमने बदलाव के लिए काम नहीं किया, हम नहीं बदले और बदलाव के लिए हमने प्रयास नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ठीक है, हम प्रोफेसर रतन लाल सर के पास चलते हैं। सर, जैसे कि मोदी जब ये आश्वासन दे रहे हैं संविधान में नहीं बदलाव करने का, गारंटी दे रहे हैं आश्वासन, तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो पुरानी बातों को याद दिला रहे कि कैसे बाबा साहब चुनाव लड़े, इनके कारण, कांग्रेस के कारण उनको हार मिली, और फिर आपातकाल का रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये तमाम वो डर दिखा रहे हैं कि संविधान के साथ बदलाव या संविधान के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ जो है कांग्रेसी कर चुके हैं,
वो करते रहे हैं, और संविधान के साथ हम हैं जिन्होंने संविधान संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत की है, और ये तमाम इस तरह के जो प्रतीकात्मक काम उन्होंने किए हैं उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये इसको किस तरह से एक आम जनता समझे, संविधान के जो खतरे जो वो दिखा रहे हैं वो मतलब ठीक है, हर सरकार जो है वो उसको मैनिपुलेट करती है, अपने उसमें काम करती है, स्टेट को ज्यादा पावरफुल करती है, लेकिन जब हम स्केल की बात करते हैं तो एक आम जनता जब इसको समझना चाहे तो उस स्केल में जो है वो डर अभी कितना ज्यादा है, खतरा अभी कितना ज्यादा है, पहले कितना था, और आगे अगर इस नहीं चेतता है कोई तो ये खतरे कितने बड़े हैं, इसको समझना चाहिए। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि जो 40-50 साल की बात कर रहे हैं कांग्रेस का, तो जो सार्वजनिक संस्थाएं बनी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन बने, सरकारी स्कूल बने, IIT, मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी नौकरियां, उससे एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। क्या उस मिडिल क्लास को ये बचा पा रहे हैं कि उसको 5 किलो अनाज में ला रहे हैं? ये तो पहला क्वेश्चन है। हम लोग गांव में पढ़ते थे, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक क्लासेस होती थी गांव के स्कूल में। आज कोई संस्था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठा हुआ हूँ, आकर देख लीजिए, इसका फोर्टिफिकेशन हो गया है, हर जगह बैरिकेडिंग रहती है। जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो हॉस्टल से निकलकर पैदल VC ऑफिस होते कमला नगर पहुंच जाते थे। आज इस गेट से उस गेट में आप नहीं घुस सकते। ये क्या है? ये आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, नौकरियां नहीं है। जो भी मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ वो तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू हुआ ना, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, चाहे अपर कास्ट हो, उन्हीं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हुआ। और आरएसएस बीजेपी क्या कर रहा है? ये मिडिल क्लास से जो लोग आए हैं पढ़ लिख के सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं, उस कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो कह रहे हैं इसका जड़ ही काट दो। और मैं समझता हूं कि जो जेपी आंदोलन था, भारत के इतिहास में पहला काउंटर रेवोल्यूशन था। वो आरएसएस सामंतों, राजाओं द्वारा प्रायोजित आंदोलन था, और दूसरा था अन्ना का आंदोलन, काउंटर रेवोल्यूशन। ये इंडियन रिपब्लिक के अगेंस्ट, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, इंडियन रिपब्लिक के अगेंस्ट ये आरएसएस का प्रायोजित पूरा कार्यक्रम था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे फन इनका निकलते गया, सत्ता में है 10 साल में। ये बता दे कि कौन सी संस्थाएं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, कौन सी संस्थाएं संवैधानिक तरीके से काम कर रही है? विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बात कर रहा हूं, कौन सी? ये बता देना कि यहाँ आप जाइए और फेयर है, आप जाएंगे, आपके साथ फेयर डील होगा वहां पर। इसी का जवाब देते वो मोदी जी। तो ये गोलमोल बात, और मैंने पहले जो कहा था उसको मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, समय भी कम है, कि आरएसएस बीजेपी ये जान चुका है कि दलित बैकवर्ड लोग हैं, इसको कुछ चाहिए नहीं, इसको खाली इसके जात का एक नेता बना दो, एक टिकट दे दो, ये सब जो ना भेड़ की तरह आपके पीछे आ जाए। आप महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चले जाओ, खरीद ले रहा है सीधा, और जहां नहीं खरीद रहा है वहां मैनेज हो रहा है वोट। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक दिन शपथ दिलवाई थी कि बीजेपी से अपना बाप भी खड़ा हो, भाई भी खड़ा हो, तो जाओ उसको हरवाओ। मेरे घर में कोई खड़ा होगा तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करके उसके खिलाफ कैंपेन करने जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्ते और व्यक्तिगत मुक्ति का सवाल नहीं है। ये सवाल बहुत मेहनत से इंडियन रिपब्लिक को बनाया गया था, धीरे धीरे क्रमशः। डॉक्टर अंबेडकर ने उसी भाषण में कहा था, एक भाषण में कहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में, कि संविधान जो है अस्थि पंजर है, स्केलेटन है, इसमें भी ब्लड और फ्लेश डालना जरूरी है। अगर नहीं डाला गया तो बदलने वाले मैं हूँ। तो धीरे धीरे 40-50 साल में इस देश में लंबे समय तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि इसका अटपटा लगना जो है स्वाभाविक है, जो डेमोक्रेसी हम दे रहे हैं। और भारत में डेमोक्रेसी के लिए उचित जमीन नहीं, जो कि मोदी साहब ने साबित कर दिया। जब आप ओपोजिशन को नहीं छोड़ रहे हो, छोटे छोटे एक्टिविस्ट से आपको डर लग रहा है। कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना लंबा आंदोलन चला, मतलब कहीं एक RTI भी लगाओ उसको भी डिफंक्ट कर दे रहा है, तो कुछ नहीं हुआ 40-50 साल में। तो मोदी जी बेच रहे हैं, वो आरएसएस बनवाया था क्या? सारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रेलवे, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, वो किसने? आरएसएस ने बनवाया था। कि इसी इंडियन रिपब्लिक की देन है जिसमें लार्जर पार्ट, जिसमें कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन, इसको कैसे डिनाई कर सकते?
क्या उस मिडिल क्लास को क्या हाल हो रहा है देख लीजिए। और इसमें जो लोग खुश हो रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो आके मेरे कॉलेज के गेट पर देख ले, ठाकुर ब्राह्मण भी सिक्योरिटी का नौकरी कर रहा है 15,000 रुपए का। वही सरकारी रहता तो 60,000 मिलता ना। जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं 2 लाख वेतन पा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज हो जाएगा 40,000 में पढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में जाके पता कर लीजिए प्राइवेट कॉलेज है क्या। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों के कब्जे में एक तरह से आरएसएस समझ रहा है कि हमने कैप्चर कर लिया है। दैट इज व्हाई वी हैव टू डिफीट दिस गवर्नमेंट, दिस पार्टी एट एनी कॉस्ट। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं, सिविल सोसाइटी की भी लड़ाई है, ये हमारी भी लड़ाई है। ये ज्यादा जरूरी है। जी, थैंक यू। शुक्रिया आपका। कानुप्रिया, अभी जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं ही, हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उन सब में बेरोजगारी का जो प्रतिशत है या प्लेसमेंट नहीं मिलने का, वो सच में चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है। और जो शुरुआती जो 10 साल की उम्र होती है, 25 से लेकर 35, इस एज ग्रुप में जो बेरोजगारी बढ़ी है, तो तमाम चीजें जो है वो मतलब कि एक जैसे बारूद के ढेर पे भारत का युवा जो है वो बैठा हुआ सा लग रहा है, जो कि विस्फोट होने को तैयार है। ऐसे में ये सारी बातें और साथ में जो संवैधानिक मूल्य पर खतरे की बातें, आप मतलब किसको लोकतंत्र के आने वाले जो है चुनाव और इन सब केस में आप किसको ज्यादा बड़ा मुद्दा समझ रही हैं? ये सारे मुद्दे या लोकतंत्र पे इस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की बातें, उसमें खास तौर पे ये चुनाव आयोग का जिस तरह से इस्तेमाल इस सरकार ने किया, जिसमें चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसके उसमें उस पर ही सवालिया निशान लग जाता है, जहां पर क्या घोषित तौर पे है कि वो टिल्टेड है सरकार की तरफ में। जी मनोरमा, एक तो किसी भी लोकतंत्र के लिए ये तो बहुत जरूरी है कि जो इलेक्शन हो वो फेयर और फ्री हो। और हम खुद देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो फेयर और फ्री नहीं है। चुनाव आयुक्त पूरा का पूरा जो आयोग है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और उसके खिलाफ लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो लोकतंत्र को खतरा है ही। दूसरी आपने एक जो बात पूछी, जो काफी अच्छी बात आपने पूछी कि भाई जो संविधान और जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे खतरा है, ये खतरा ज्यादा बड़ा है या जो इस समय बेरोजगारी और महंगाई और जो जनता जो त्रास में है वो खतरा ज्यादा बड़ा है? मुझे लगता है कि दोनों हैंड इन हैंड हैं। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बोला कि हम जो है वो नागरिक नहीं रह गए हैं, हम प्रजा हो गए हैं। तो आप देखिए जो इनका घोषणा पत्र है उसके अंदर ये कहीं पे भी नागरिक अधिकारों को किसी भी तरीके से मजबूत करने की बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं सिर्फ लाभार्थी होने की, कि हम जो है महिलाओं को इतना लाभ देंगे, हम किसी युवा को इतना लाभ देंगे, हम किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए पहुंचाएंगे। हम वो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन उसके साथ वो उनके न्याय की और अधिकार की बात भी कर रही है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे यदि कब्जा हो जाएगा तो जिस तरह की तानाशाही आएगी, तो उसके बाद फिर जो नागरिक है वो नागरिक नहीं रह जाता है, वो प्रजा में बदल जाता है। और वो फिर उसके साथ वही होगा जैसा कि घोषणा पत्र में लिखा है कि हम 80+ करोड़ परिवारों को यानी कि एक परिवार में यदि 4 लोग हैं तो मान के चलिए कि 320 करोड़ हो गए। तो यानी कि उन्होंने जनरेशंस को लाभार्थी बनाने का एक योजना बनाई है कि अभी के 140 करोड़ हैं, फिर हम और आप जैसे लोग हैं वो भी 5 किलो राशन में आ जाएंगे। तो ये एक मजाक की बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम आखिरकार जो है दोनों चीजें एक साथ जरूरी है कि लोगों के पास रोजगार भी हो और उनके पास खुद कमाने लायक स्थिति भी हो, उन्हें राशन ना मिले, और प्लस लोकतांत्रिक संस्थाएं बची रहे, संविधान बचा रहे। लोगों के अंदर ये चेतना होनी जरूरी है कि यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचेंगी, संविधान नहीं बचेगा, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो उनकी समस्याएं भी सिर्फ 6,000 रुपए महीना जाने से दूर नहीं होने वाली है। जी संजीव जी, आपकी टिप्पणी से हम अब बातचीत खत्म करेंगे, समय भी हो रहा है।
तो मतलब जो प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं उसके साथ साथ तमाम इस तरह के खतरे, जैसे वो जिन कानूनों में उन्होंने बदलाव किया उसके साथ जो हमें अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए थे, उन अधिकारों पे किस तरह से वो चोट पहुंचा रहा है। जैसे स्नेही जी ने कहा कि कैसे खान पान को लेकर के, यानी कि वो जो नागरिकों का चयन का अधिकार है खाने पीने से लेकर के धर्म और सभी चीजों में, उसका सीधे सीधे हनन है। जमानत नहीं मिलने वाला जो उसको उसके साथ जोड़ दिया है, भ्रष्टाचार के साथ जोड़ दिया है, अनअवेलेबल बना दिया, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो नागरिक अधिकारों का सीधे सीधे हनन करती है। तो ऐसे में इन बातों का क्या मतलब रह जाता है? जी बिल्कुल, इसी की तो चेतावनी दे रहे हैं कि आप बिना घोषित तौर पे संविधान के बदलने की बात किए बिना भी संविधान को बदल सकते हैं। संविधान एक तो यदि संविधान है तो बरतने वाला कौन है, बेहद महत्वपूर्ण है ना, जो कनुप्रिया कह रही थी। और यदि बरतने वाला खराब है तो वो लगातार, उसी को कहा था कि एग्जीक्यूटिव के जरिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव के जरिए लगातार मूल भावना के खिलाफ काम करेंगे तो संविधान बदल जाएगा। आप जनता के दिमाग में कर्तव्य भर देंगे और 5 किलो चावल पहुंचा देंगे तो संविधान बदल जाएगा। तो संविधान तो ये बदल, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को इन्होंने 5 किलो के राशन में सिमट दिया। तो सब कुछ को खत्म कर देने का जो ये प्रसंग है। और देखिए, ये बात दलित, वंचित, ओबीसी और महिलाओं का ही प्रसंग नहीं है, ये अपर कास्ट को ज्यादा समझना चाहिए। देखिए, डेलिबरेटली हमने 11:30 के कार्यक्रम में एक दिन ब्राह्मणों पे कार्यक्रम किया और डेलिबरेटली हमने उनकी गरीबी दिखाई। भूमिहारों पे कार्यक्रम बताई कि वो कितने गरीब है, डेलिबरेटली बताई। और पासवानों पे कार्यक्रम किया, हमने बताया कि कितने अच्छी नौकरियों में है। ये संविधान की ताकत है, दलितों ने हासिल किया है, अधिकार हासिल किया है। और ये ब्राह्मण समझ नहीं रहे, ये घंटी बजाते रह जाएंगे, ये घंटी बजाते रह जाएंगे और मोदी की भक्ति करते रह जाएंगे। ये जो अपर कास्ट है ये सबसे ज्यादा एज पर है, सबसे ज्यादा नुकसान पर है। ये नहीं समझेगा यदि आप आदमी ही नहीं रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपकी आदमियत ही आपसे छीन ली गई है। कुछ ब्राह्मणवाद ने छीन लिया है और कुछ ये लोग छीन लेंगे, ब्राह्मणवाद को पुष्ट करते हैं। तो ये बड़ी एक संकट है, बात करने के लिए बहुत कुछ है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में अपनी ओर से कोई जयंती पे न बधाई दी न जय भीम कहा, यही एक तरीका है। यही हम बताना भी चाहते थे कि बाबा साहब जो है कि पूजा जरूरी नहीं है, पंचतीर्थ बना देना जरूरी नहीं है। हम लोगों ने वो सब तो नहीं किया, लेकिन आज उनके कोर जो उनके इंटरेस्ट का विषय था, जिसके लिए वो संघर्ष करते रहे आजीवन, आज उस पर बात की और श्रद्धांजलि दी है। लेकिन चलते चलते आप सबको जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और जय भीम। जी, हमने शुरुआत में ये जरूर कहा था कि आज हम उनकी जयंती के अवसर पर इस विषय पर खास तौर पर बात कर रहे हैं। तो आप सबने इस विषय को, मेरे ख्याल से इसमें कुछ विस्तार से आपको जो है जानकारी मिली होगी, कुछ समृद्ध हुए होंगे और ये समझ भी बनी होगी कि कैसे संविधान पर जो खतरे हैं और संविधान की जो उसको अक्षुण्ण रखने, उसको संभालने की जिम्मेदारी भी जनता के हाथ में। संविधान में वैसे ही नहीं लिखा गया है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग ही हैं जो उसकी ताकत है, या उसके कारण ही हम भारत के लोगों को ताकत मिली है। आज आप सब इस चर्चा में बने रहे, आप सब शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और अंत में एक और अनुरोध भी जाते जाते कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में आर्थिक सहयोग भी जितना संभव हो सके करें। इससे हमें ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, हम बेहतर काम कर पाएंगे। एक बार फिर हमारे साथ फिर हम फिर 9 बजे जारी हैं नागरिक के जरिए। हमारे कुछ साथी उधर चले भी गए, मैं भी जा रहा हूँ जी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम कल फिर मिलते हैं किसी और चर्चा। नमस्कार।